सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विधानसभा निर्वाचन 2023 में ईवीएम से मतगणना की प्रक्रिया को और वीवीपैट की पर्चियों से मतगणना की प्रक्रिया को समझेंगे। मैं मनीष कुमार नेमा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जिला दमोह से। डिस्क्लेमर, आस्वीकरण, यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें तथा रिटर्निंग अधिकारी के तत्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करेंगे। प्रशिक्षण के बिंदुओं में हम जानेंगे कि मतगणना के दौरान 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, काउंटिंग स्टाफ क्या होगा, वीडियोग्राफी में कौन कौन से बिंदु हैं वो रखे जाएंगे, मतगणना हॉल में प्रवेश के हकदार व्यक्ति कौन होंगे, मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है टोटल, और टेबल पर सामग्री आपको क्या मिलेगी, मतगणना कक्ष में बैठने की व्यवस्था क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी, पोलिंग एजेंट काउंटिंग एजेंट्स को, मतगणना हॉल में अनुशासन और शिष्टाचार के कौन से बिंदु होंगे, मतगणना हॉल का लेआउट क्या होगा, ड्यूटी के समय रैंडमाइजेशन कैसा होगा, ईवीएम में रिकॉर्ड मतों की मतगणना प्रक्रिया कैसे होगी, आप क्या करेंगे, 17C के पार्ट 2 को कैसे भरेंगे आप, और वीवीपैट से गणना की प्रक्रिया क्या होगी। साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मतगणना के दौरान ईवीएम में सीयू में कोई इश्यूज आते हैं, जैसे क्लोज का बटन नहीं दबा है, मान लो मॉक पोल का डाटा क्लियर नहीं है, ठीक है, सीयू स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस समय हम क्या करेंगे। तो ये सारे बिंदुओं को समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, आप मतगणना बहुत अच्छे से करा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 3 लेयर की प्रोटेक्टेड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 3 लेयर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। 3 सुरक्षा व्यवस्थाओं को पार करते हुए आप मतगणना तक पहुंचेंगे। सभी साथियों से आग्रह है कि मोबाइल फ़ोन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए मोबाइल लेकर मतगणना ड्यूटी में लेकर ना जाएं। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आप अपना ड्यूटी आदेश व्हाट्सएप पे ना ले जाएं, नहीं तो आपको फिर आप सोचेंगे कि मेरा मेरा आदेश जो है व्हाट्सएप पे है तो मैं मोबाइल ले जाऊं। नहीं, आपको ठीक हार्ड कॉपी जो आदेश की है वो लेकर के सिर्फ जाना है वहाँ पर, और कुछ लेकर भी नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा। काउंटिंग स्टाफ क्या होगा, ईवीएम से गणना हेतु प्रति टेबल पर, यानी एक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाई जाएंगी और प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर यानी सीएस होगा, जो एक राजपत्रित अधिकारी या उसके समतुल्य होगा। एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा अतिरिक्त गणना स्टाफ के रूप में। पोस्टल बैलेट की गणना हेतु एक एआरओ, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट, एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर प्रति विधानसभा आपको मिलेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर का वीडियो और पोस्टल बैलेट का वीडियो डाक मतपत्री गणना का इसके बाद में पोस्ट करूंगा, उसे अलग से देखिएगा। 2 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर मिलेंगे। एक अतिरिक्त गणना स्टाफ या गणना कक्षों के बराबर होगा। प्रथम माइक्रो ऑब्जर्वर राउंडवार सीट कंपाइलेशन में जनरल ऑब्जर्वर को सहयोग होगा। द्वितीय माइक्रो ऑब्जर्वर एनकोर पर डाटा एंट्री टेबल पर होगा। एनकोर एक सॉफ्टवेयर है जिस पर मतों की जो है सूची, जो मतों की गणना के उपरांत फीडिंग की जाती है, उस पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। अतिरिक्त गणना स्टाफ राउंडवार 2 ईवीएम की समांतर गणना में ऑब्जर्वर के सहयोगी होगा। चलिए, ये आपका काउंटिंग स्टाफ है। प्री काउंटिंग ऑफ ईटीपीबी, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो, उसमें एक सुपरवाइजर, एक सहायक। ईटीबीपीएस की प्री काउंटिंग हेतु प्रति 10 टेबल हेतु एक आरओ लगाया जाएगा। गणना में कौन नहीं लगाए जा सकते ये भी जान लीजिए। आरओ गणना में ऐसे स्टाफ को नहीं लगाएंगे जिन्हें अभ्यर्थी ने काम पर लगाया है या अभ्यर्थी की ओर से या अन्यथा अभ्यर्थी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कोई स्टाफ जो है जो अभ्यर्थी के साथ कोई काम कर रहा है, ठीक है, या उनके साथ ड्यूटी में कभी रहा हो, उसे आप गणना में नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार लोकल बॉडी स्टाफ को भी गणना कार्य में नहीं लगाया जाए। मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी भी होगी। स्ट्रांग रूम से गणना हॉल में सीयू, वीवीपैट एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेज लाने तथा वापस ले जाने की प्रक्रिया का अबाधित सीसीटीवी कवरेज किया जाएगा तथा इसे टीवी मॉनिटर आदि पर गणना हॉल में अभ्यर्थी एजेंट को दिखाने प्रदर्शित भी किया जाएगा। संपूर्ण गणना प्रक्रिया को 360
डिग्री सीसीटीवी तथा वीडियोग्राफी द्वारा कवर किया जाएगा। इनका डेटा उचित डिवाइस में स्टोर कर सुरक्षित भी रखा जाएगा। तो वीडियोग्राफी भी आपकी मतगणना में रहेगी। आप बहुत अच्छे से काम करें। मतगणना में प्रवेश के हकदार व्यक्ति कौन है? गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक तथा माइक्रो ऑब्जर्वर, आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन ड्यूटी संबंधी लोक सेवक। गणना प्रारंभ करने से पूर्व आरओ सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता, इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति गणना हाल में उपस्थित नहीं हो। लोक सेवक में सुरक्षाकर्मी सम्मिलित नहीं है। कानून व्यवस्था या अन्य उद्देश्य से आरओ के आदेश पर वे गणना हाल में प्रवेश कर सकेंगे। लोक सेवक में केंद्र व राज्य के मंत्री, उप मंत्री भी नहीं आते। वे केवल अभ्यर्थी के रूप में गणना हाल में आ सकते हैं। गणना टेबल पर जो आपको सामग्री मिलेगी वो होगी ब्लू इंक, पेन, रबर बैंड, अलपेन, पेपर नाइफ। 17C का भाग 2 पूर्व से अभ्यर्थियों के नाम के क्रमवार मुद्रित आपको पहुंचाया जाएगा। साथ में एडिशनल काउंटिंग स्टाफ द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला प्रोफार्मा भी होगा। अभ्यर्थी अभिकर्ता निम्न सामग्री अपने साथ ले जा सकेंगे। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अपने साथ पेन, पेंसिल, प्लेन पेपर, 17C की डुप्लीकेट कॉपी जो पीठासीन अधिकारी ने दी थी, ईवीएम की सूची, ये वो ले जा सकते हैं। पोस्ट काउंटिंग सीलिंग अभी आपको नहीं खींचना है। मतगणना कक्ष में बैठने की प्राथमिकता, सबसे पहले राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों के एजेंट बैठेंगे, फिर राज्य दल के उम्मीदवारों के एजेंट बैठेंगे, फिर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के उम्मीदवारों के एजेंट को बैठने की व्यवस्था होगी। चौथे नंबर पर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के एजेंट, निर्दलीय उम्मीदवारों के एजेंट बैठेंगे। ये है आपका लेआउट जो आपको काउंटिंग हॉल में मिलेगा। इसमें 14 टेबल लगी होंगी और इसमें एक ARO की टेबल और साथ में कैंडिडेट्स की जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो जो ठीक आपकी टेबलें लगी हैं उस पर जाली लगी होगी। जाली के साइड में यहाँ पर काउंटिंग एजेंट्स जो कैंडिडेट्स के हैं वो बैठेंगे। एक ब्लैक बोर्ड लगा रहेगा जिस पर मतगणना होने के उपरांत यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है राउंड वार किसको कितने मत मिले हैं। ठीक है, क्लैरिकल स्टाफ होता है ARO के साथ। ये लेआउट है आपका जो मतगणना कक्ष का। चलिए आगे चलते हैं। रैंडमाइजेशन क्या है? तो आपकी ड्यूटी का रैंडमाइजेशन जो आपको आदेश मिलेगा उसमें अभी आपको नहीं बताया जाएगा कि आप किस टेबल नंबर पर किस विधानसभा में आपकी ड्यूटी लगी है। ये 3 चरण में होता है और तीसरे चरण में सुबह 5 बजे मतलब जो 3 तारीख की गणना होनी है उस समय आपको GO की उपस्थिति में रैंडमाइजेशन होगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी ड्यूटी किस विधानसभा में और किस टेबल पर दी गई है। ET-PVS प्री काउंटिंग स्टाफ का रैंडमाइजेशन नहीं होगा। रैंडमाइजेशन की डेट एवं टाइमिंग स्टैंपिंग के साथ वीडियोग्राफी की जाएगी। चलिए, मतगणना का प्रारंभ होता है। यहाँ से आपको अब सीखना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत सभी मतगणना कक्षों में ARO द्वारा सभी को गोपनीयता के संबंध में घोषणा के साथ मतगणना कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। तो मतगणना का जैसे ही प्रारंभ होगा तो ये घोषणा सभी से करवाई जाएगी। मतगणना प्रारंभ से पूर्व मतगणना हाल में उपस्थित सभी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली घोषणा। मैं घोषणा करता हूं कि फलाना फलाना चुनाव 2023 हेतु दिनांक 3/12/2023 को ठीक पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में होने वाली मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखूंगा और बनाए रखने में सहायता करूंगा। ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करूंगा। ये घोषणा होगी। इसके बाद मतदान प्रारंभ होगा। क्या होगा? सर्वप्रथम रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में सामान्य डाक मतपत्रों की गणना एवं ET-PVS से प्राप्त डाक मतपत्रों की स्कैनिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। डाक मतपत्र की गणना कैसे होगी इसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। EVM से मतगणना का कार्य विधानसभा क्षेत्रवार निर्धारित मतगणना कक्षों में सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 30 मिनट बाद प्रातः 8:30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। यानी EVM की गणना 8:30 बजे से प्रारंभ होगी। EVM मतगणना के प्रत्येक राउंड में पर्यवेक्षक महोदय द्वारा किन्हीं भी 2 मतदान केंद्रों की मतगणना की पुनः जांच भी की जाएगी। इस जांच की रिपोर्ट पृथक से तैयार की जाएगी। जानिए EVM में रिकॉर्ड मतों की गणना प्रक्रिया क्या होती है। पहले आप प्रक्रिया को जानिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको चरणबद्ध तरीके से क्या करना है। सबसे पहले EVM से काउंटिंग की प्रक्रिया को जानते हैं। काउंटिंग से पहले EVM को मतगणना केंद्र पर स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाता है। स्ट्रांग रूम वो जगह होती है जहां वोटिंग के बाद EVM को रखा जाता है। मतगणना स्थल पर रिटर्निंग ऑफिसर यानी RO के अलावा कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट समेत कई अन्य अधिकारी रहते हैं। कैमरे से पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट्स के एजेंटों के बीच तारों की एक बाड़ लगी होती है
काउंटिंग हॉल में मोबाइल बैन होता है। पूरी काउंटिंग राउंड्स यानी चरणों में होती है। हर राउंड में 14 ईवीएम खोली जाती हैं। आमतौर पर एक बूथ पर एक ईवीएम होती है और हर बूथ को करीब 1200 वोटर के लिए बनाया जाता है। 60% से 70% वोटिंग के हिसाब से हर बूथ पर 750 से 850 वोट पड़ते हैं। इस हिसाब से हर राउंड में करीब 10,000 से लेकर 12,000 वोट गिने जाते हैं। वोट की इसी संख्या को सुविधाजनक मानते हुए चुनाव आयोग ने हर राउंड में 14 ईवीएम के वोट गिनने की पॉलिसी बनाई है। यही वजह है काउंटिंग हॉल में एक बाड़बंदी के भीतर 14 टेबल लगे होते हैं। हर टेबल पर एक एक ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। इस बाड़ बंदी में एक तरफ ब्लैक बोर्ड होता है। हर राउंड की गिनती के बाद सभी प्रत्याशियों को मिले वोटों को इसी ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। एक बूथ की ईवीएम मशीन को एक टेबल पर रखा जाता है। किस टेबल पर किस बूथ की मशीन रखी जाएगी इसके लिए पहले से चार्ट तैयार कर लिया जाता है। 8 बजे से मतगणना शुरू होती है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती होती है। ईवीएम मशीन में मौजूद टोटल बटन को दबाकर पहले 17C से मिलान कर लेते हैं। यदि मिलान सही है तब रिजल्ट के बटन की तरफ हम जाते हैं, अन्यथा रुक जाएंगे। क्या करेंगे आगे बताते हैं। ईवीएम मशीन में मौजूद रिजल्ट बटन को दबाया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। इसके लिए 2-3 मिनट का समय भी मिलता है। इसे डिस्प्ले बोर्ड पर फ्लैश किया जाता है ताकि सभी 14 टेबल पर बैठे चुनाव कर्मी और उम्मीदवार के एजेंट इसे देख लें। इसी को हम रुझान कहते हैं। सभी 14 टेबल पर मौजूद मतगणना कर्मी हर राउंड में फॉर्म 17C भरकर एजेंट से हस्ताक्षर के बाद आरओ को देते हैं। आरओ हर राउंड में मतों की गिनती दर्ज करते हैं। इस नतीजे को हर राउंड के बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है और लाउड स्पीकर की मदद से घोषणा की जाती है। एक प्रक्रिया के दौरान पहले चरण की गिनती पूरे होने के बाद चुनाव अधिकारी 2 मिनट का इंतजार करता है ताकि किसी उम्मीदवार को कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज करा सके। ये रिटर्निंग ऑफिसर पर निर्भर करता है कि वो फिर से वोटों की गिनती करवाना चाहता है या उस उम्मीदवार को आश्वस्त करता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हर राउंड के बाद रिजल्ट के बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर सूचना देते हैं। चलिए, ये तो आपने प्रक्रिया जान ली। अब जानते हैं कि आपको क्या करना है। ये आपका मेन काम है। ईवीएम में रिकॉर्ड मतों की गणना कैसे करेंगे अब जानिए। सबसे पहले आपकी टेबल पर ठीक इस तरह से एक सीयू को लाया जाएगा और इसके साथ आपको 17C का भाग 1 जो पीठासीन के द्वारा दिया गया है वो भी साथ में आएगा। आपको सबसे पहले 17C को एक साइड रख दीजिए। पहले आप चेक करिए कि आपको जो सीयू दी गई है उसके जो एड्रेस टैग हैं वो उसी मतदान केंद्र की संख्या के हैं कि नहीं जो आपकी टेबल पर सूची चस्पा है, उससे इसको मिलान कर लीजिए। जब ये मिलान हो जाए आपका तो आप फिर ये इस तरह से एड्रेस टैग को काटेंगे। ये दिख रहा है चित्र में आपको। इस तरह से आप एड्रेस टैग को काट देंगे और एड्रेस टैग को दोनों तरफ से सीयू के काट करके इस तरह से कैरी बॉक्स को खोलेंगे और सीयू को बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब आप सीयू को चेक करिए। सीयू को क्या चेक करना है? सीयू में इस तरफ ये जो हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक एड्रेस टैग लगा है, एक एड्रेस टैग यहाँ भी लगा है, एक एड्रेस टैग यहाँ भी लगा है, यानी सीयू पर कुल 3 एड्रेस टैग आपको दिखाई देंगे। तो आपको ये वाला जो सेक्शन है जो कहलाता है कैंडिडेट सेक्शन, इसको ये आरओ द्वारा सील रहता है, ये सील लगी हुई रहती है। ठीक है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, वरना कुछ लोग इसी को खोलने के लिए इसी को खोल जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, पहली बार पहुंचते हैं तो जल्दबाजी में इस वाले पोर्शन को खोल लेते हैं। आपको जहां ये काला नॉब लगा है, ठीक है, यहाँ वाले पोर्शन को इसे कहते हैं रिजल्ट सेक्शन, इस दरवाजे को आपको खोलना है। तो सबसे पहले एड्रेस टैग चेक करिए। सीयू पर जो एड्रेस टैग लगा है वो उसी मतदान केंद्र का नाम और संख्यांक चेक कर लीजिए और दस्तखत भी देख लीजिए। इस पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के दस्तखत होंगे पोलिंग के समय जो उन्होंने किए होंगे। अब इसी सीयू पर ग्रीन सील लगी होगी सबसे पृष्ठ भाग पर, ये इस पर एक नंबर लिखा होगा। ये केवल प्रशिक्षण के लिए नमूनार्थ है और इस नंबर को आप अब अपना 17C जो है आपके हाथ में उसको खोलेंगे
और बिंदु क्रमांक 9 पर 17C में यही क्रमांक लिखा होगा जो हरी पत्र मुद्रा यूज़ की गई है CU पर, उसका क्रमांक 17C के भाग 1 जो आपके पास है, जो CU के साथ आपको दिया गया है, उससे मिलान करिए कि यही नंबर वाली सील वो प्रयोग की गई थी है कि नहीं। जब ये दोनों चीज़ें आपके मिलान हो जाएं, एड्रेस टैग और ये हरी पत्र मुद्रा, अब आगे आप क्या करेंगे। आगे के चरण में सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, CU के टोटल बटन के दबाकर सुनिश्चित करें। जब आपकी ये चेकिंग हो जाए प्राइमरी कि ये सब ठीक है, तो इन सब को मतगणना अभिकर्ताओं को भी आप बता देंगे, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। अब आप CU को रखिए और सबसे पहले CU के टोटल बटन को दबाकर सुनिश्चित करिए क्या कि पावर पैक बैटरी काम कर रही है या नहीं। जैसे ही आप CU को पहले ऑन कर लीजिए, पीछे की तरफ से पीछे एक बटन लगा होता है, उधर से CU को ऑन कर लीजिए। ऑन करने के उपरांत कुछ सूचनाएं आएंगी, धैर्य से काम करिए, सूचनाओं को चलने दीजिए। जब सूचनाएं पूरी हो जाएंगी तो EVM रुक जाएगी, ये ग्रीन बल्ब जलता रहेगा। फिर आप टोटल बटन दबाइए। टोटल बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो आपको पावर पैक बैटरी काम कर रही है या नहीं पता चलेगा। टोटल बटन दबाएं तथा 17C से टोटल के मतों का मिलान करें। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इधर ध्यान रखें आप, जैसे ही आप यहाँ टोटल बटन दबाएंगे तो इस डिस्प्ले पर आपको सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। इस सूचनाओं में आपको सीरियल नंबर, टाइम वगैरह सब आएगा, PST, PET, पोलिंग स्टार्टिंग टाइम, पोलिंग एंडिंग टाइम आएगा। तो आपको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वरना आप सीधे देखिए कि इसमें टोटल वोट कितनी है। ध्यान दीजिए, CU में सबसे पहले देखिए टोटल वोट कितनी है और फिर आप सामने जो आपकी 17C है उसको उठाइए और 17C में देखिए क्या CU में जो टोटल वोट दिखाई दे रही हैं उतनी ही 17C में लिखी हैं या कम या ज़्यादा तो नहीं है। यदि दोनों का मिलान एक सा हो रहा है, मान लीजिए CU में प्रदर्शित वोट है 650 और हमने 17A का भाग देखा, एक पहला जो कि पीठासीन के द्वारा भरा गया है, उसमें भी 650 वोट यानी 650 वोट हैं CU में, तो हम उसका मिलान कर लेंगे, ठीक। और अगर वो मिलान मिलता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा क्या करेंगे फिर मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसे सूज में क्या करेंगे। यदि मिलान सही है तो आगे जाए, अन्यथा ARO को सूचित करें। परिणाम के लिए परिणाम सेक्शन बटन पर हरे पेपर की मोहर और परिणाम एक बटन तक पहुँचे। इनर कंपार्टमेंट खोलना आवश्यक नहीं है। ये देखिए आपको, ये आपने एड्रेस टैग जब चेक कर लिए सब, तो आप इस तरह से एड्रेस टैग काट दीजिए, डोरी काट दीजिए। फिर हरी पत्र मुद्रा को सावधानीपूर्वक तोड़ें। यहाँ कैंची से, ये नहीं करने कि ढक्कन खोलें तो ये खुल जाएगी, इसे कैंची से बाकायदा आप अलग कर दीजिए। जैसे ही आप अलग करेंगे तो ये पहला द्वार है, ये दूसरा अंदर का द्वार है। तो पहला द्वार आप खोलेंगे तो आपके सामने ये स्थिति नज़र आएगी। ये स्थिति क्या होगी, इसमें आपको भीतरी दरवाज़ा दिखाई देगा जिसमें रिजल्ट और नीचे प्रिंट लिखा होगा। एक ऊपर हरा और एक गुलाबी चिन्ह आपको दिखाई देगा इस सील का। यहाँ पर आपको एक स्पेशल टैग लगा मिलेगा जो रस्सी से बंधा हुआ होगा। ध्यान दीजिए, ये भीतरी दरवाज़ा जो रस्सी से बंधा है इसको खोलना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप इसको भी ब्रेक करें और इसको भी खोल लें, आप इसको नहीं खोलेंगे, आप इसको इसी तरह बंद रहने देंगे। और ये जो हरा आपको निशान दिखाई दे रहा है इस पे उंगली डालेंगे और उंगली से इसको छेदते हुए रिजल्ट फर्स्ट का बटन दबाएंगे। ध्यान देंगे, इसे दबाने से पहले, ठीक, मतगणना अभिकर्ताओं को बता दें कि अब मैं रिजल्ट प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। आप अपने कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स को नोट कर सकते हैं और अपने गणना सहायक को, सुपरवाइज़र ये काम करेंगे और गणना सहायक से ध्यान से कहेंगे कि भाई मैं रिज़ल्ट बोलूँगा, आप रिज़ल्ट को नोट करते जाएंगे अभ्यर्थियों की संख्या के क्रम में। अब इस रिजल्ट को नोट करने के लिए आपको एक 17C का भाग 2 प्रिंटेड मिलेगा आपको, उसमें अभ्यर्थियों के नाम लिखे होंगे। तो आपको नाम से कुछ नहीं लेना देना है, आपको जो CU है इस पर नाम नहीं आता है, इस पर संख्यांक आते हैं। कैंडिडेट 1 को इतने मत, 2 को इतने मत, 3 को इतने मत, वैसे अपन को भरते जाना है। तो ध्यान देने, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इनर कंपार्टमेंट नहीं खोलना है, ठीक। इस सील को उंगली से छेद करते हुए हरा निशान जहाँ है वहाँ उंगली डालते हुए रिजल्ट का बटन दबाना है। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं करना कि इस दरवाजे को खोलकर फिर आप रिजल्ट फर्स्ट दबाएं, ठीक। इसका सावधानी रखें।
अब जब आप ऐसा करेंगे तो अब क्या करना है आपको, उसकी प्रक्रिया समझ लीजिए। ईवीएम को क्रमिक रूप से व्यतीत किया जाना, यानी पीएस नंबर 1 से तालिका 1 और इसी तरह सुनिश्चित कराने के लिए नोडल अधिकारी। आपके पास ईवीएम जो निर्धारित मतदान केंद्र की वो पहुंच जाएगी, क्रम से पहुंचाई जाएगी नोडल अधिकारी के द्वारा। इस तरह के वितरण का लेखा जोखा वो अपने पास रखेंगे। मतगणना के लिए केवल सीयू की आवश्यकता है, निरीक्षण की आवश्यकता होने पर बीयू को हाल में लाया जाएगा। आपके समक्ष केवल सीयू आएगी, नहीं तो आप बेवजह परेशान हो कि अभी पूरा वीवीपैट भी नहीं आया, ईवीएम भी नहीं आई। तो मतगणना के लिए केवल सीयू आपके पास लाई जाएगी। सीयू के साथ फॉर्म 17C वोटों का खाता, इसी को कहते हैं अभिलिखित मतों का लेखा, इसी को कहते हैं 17G, इसी को कहते हैं 17C। सील बंद कवर मतगणना टेबल पर लाया जाएगा। तो आपके पास दो चीज़ें लाई जाएंगी, एक सीयू लाई जाएगी और एक 17C यानी अभिलिखित मतों का लेखा बंद कवर में लाया जाएगा। ठीक, वोटों की गिनती से पहले उम्मीदवार एजेंटों द्वारा सील के निरीक्षण के लिए मेज पर रखें। सबसे पहले सीयू को मेज पर रखो, मैंने बताया था एड्रेस टैग दिखाओ कि एड्रेस टैग लगे हुए। जब कैरी केस से बाहर निकाला जाता है तो जांचें यह वही सीयू है जो पीएस की आपूर्ति के लिए की गई थी। कैंडिडेट सेक्शन पर सील बरकरार है। परिणाम अनुभाग में बाहरी पट्टी सील है। परिणाम अनुभाग में विशेष टैग लगा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कैरी बॉक्स से जैसे सीयू निकालेंगे तो एड्रेस टैग चेक करना, ग्रीन सील चेक करना, उसका नंबर चेक करना, और जब ये चेक हो जाए तो फिर आपको एड्रेस टैग को काटना है बाहरी दरवाजे के, और फिर बाहरी दरवाज़ा जो ऊपर ग्रीन सील है उसको काटना है, बाहरी दरवाज़ा खोल लेना है। जैसे ही बाहरी दरवाज़ा खुलेगा तो आपको हरा और गुलाबी निशान दिखेगा, आपको उंगली से हरे निशान पर रिजल्ट फर्स्ट दबाना है और रिजल्ट प्राप्त कर लेना है, और उसके आगे कोई प्रक्रिया नहीं करनी। 17C में पीआरओ द्वारा तैयार किए गए पेपर सील खाते के हर एक कागज़ की मोहर का मिलान कर ले। तो वही मैंने कहा कि जो ग्रीन पेपर सील लिखी है उसमें बिंदु क्रमांक 9, भाग 1 में बिंदु क्रमांक 9 पर देख लीजिए, वही सील है जो पीठासीन ने लगाई थी, उसका नंबर तय कर लीजिए। तय करें कि क्या लिप की त्रुटि है, यह भी वास्तव में छेड़छाड़ की गई है। यदि छेड़छाड़ की जाती तो एक तरफ रखें और तुरंत आरोप को सूचित करें। अब जैसे आपने ग्रीन पेपर सील का मिलान किया, उस पर जो नंबर लिखा है वो अलग है, और 17C के भाग 1 में 9 नंबर बिंदु में लिखा क्रमांक अलग है, तो फिर इस स्थिति में आप आरओ को सूचित करें। या कभी कभी क्या होता है, पीठासीन अधिकारी ठीक जैसे उसने मान लो 4 से 21 नंबर की सील लगाई और धोखे से 20 लिख दिया, तो आप ये भी देख लो कि उसने जो कितनी सीलें मिली हैं और उसने कितनी लगाई हैं, कितनी क्षतिग्रस्त हुई हैं, इस हिसाब से भी आप लिप की त्रुटि कभी कभी हो जाती है। तो इसको बहुत बड़ी त्रुटि ना माने और आरओ को परेशान बार बार ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करते ये भी देख लें कि कभी कभी लिप की त्रुटि हो जाती है। अगर मतगणना भी करताओं के पास जो नंबर लिखा है ग्रीन सील का वही मिलान हो रहा है तो आप आगे बढ़िए। अगर सील ठीक से बरकरार है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो, तो वोटों की गिनती की जाएगी। कैसे की जाएगी? सीयू को स्विच ऑन कर लीजिए। पहले स्विच ऑन करने के बाद कुल का बटन दबाएं और जांचें दिखाया गया कुल वोट फॉर्म 17C के भाग 1 से मेल खा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले सीयू का स्विच ऑन कर लें आप और फिर उसमें टोटल का बटन दबाएं, मैंने पहले भी बताया, और जांच लें कि 17C के भाग 1 में जो वोट लिखी हैं वही सीयू में प्रदर्शित हो रही हैं कि नहीं। अगर हो रही हैं, यदि नहीं तो जांचें क्या लिप की गलती है। यदि आरओ मामले को हल नहीं कर सकते और विवाद है तो ईवीएम को एक तरफ रखें और आगे के निर्देश के लिए ईसीआई के मामले को रिपोर्ट करें। आप नहीं करेंगे, ये सब काम सभी आरओ का होगा। आपको तो सिर्फ सूचना देनी है कि ऐसा मिलान नहीं हो रहा है। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है, पीठासीन अधिकारी अपनी जो एंट्री है वो कभी कभी जैसे कुल दर्ज मतदाता की संख्या लिख देता है कभी कभी नियंत्रण यूनिट के सामने। तो आप देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कुल दर्ज मतदाता में उसने कुल सीयू की संख्या लिख दी हो, कुल दर्ज मतदाता यहाँ लिख दी हो। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा बहुत आप भी मिला लीजिए। तो अगर सही है तो आप आगे बढ़िए। परिणाम अनुभाग के आंतरिक कवर में दिए गए परिणाम एक बटन दबाने के लिए पेपर सील को उंगली से छेदें। अब आप अगर ये मिलान हो रहा है तो आप परिणाम दिखा सकते हैं, नहीं हो रहा है तो आप रुक जाइए। तो हरे निशान पर आप उंगली डालेंगे और उसको छेदते हुए रिजल्ट फर्स्ट का बटन दबाएंगे। कुल संख्या प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वोटों की संख्या उस पीएस के लिए प्रदर्शित की जाएगी।
जैसे ही रिजल्ट चालू होगा तो कंप्यूट करेगी रिजल्ट मशीन और फिर कैंडिडेट वाइज वो सभी के रिजल्ट्स बताती जाएगी, जिसे आपको बहुत आसानी से लिखते भी जाना है और ज़ोर से पढ़ के भी सुनाना है जो सीयू पर रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सीयू शुरू हुई, परिणाम शुरू है, तो हम जो गणना सुपरवाइज़र हैं ना, वो क्या करेंगे, इस काम को करेंगे और वो कहेंगे कि कैंडिडेट 1 245, कैंडिडेट 2 इतने, कैंडिडेट 3 इतने, और इस बात को ठीक मशीन को उन्हीं की तरफ मतगणना अभिकर्ताओं की तरफ करके करना है। नहीं तो आप मशीन को अपने सामने करते रहो सीयू को और पढ़ते रहो। मतगणना अभिकर्ताओं के सामने डिस्प्ले को रख लीजिए और जो डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो रहा है उसे जोर से बोलते जाइए ताकि वो भी सुने और साथ में आपका गणना सहायक भी सुने, जिसे वो नोट कर रहा है ठीक 17C के भाग 2 पर अभ्यर्थियों वाइज पढ़े गए मतों की संख्या को, ताकि वे नोट कर सकें। मतगणना पर्यवेक्षक भाग 2 में परिणाम नोट करने के लिए ठीक फॉर्म 17C की गिनती का परिणाम, तो भाग 2 में जो गिनती का परिणाम है वो नोट करेंगे। ठीक, अब ये काम कोई एक तय कर लें आप लोग कि CS दिखाएंगे रिजल्ट को, कि CS नोट करेंगे या गणना सहायक दिखाएगा मशीन को। ये आपस में आप सामंजस्य बना लें, जिनका अच्छा आवाज़ बोलने में कॉन्फिडेंस हो वो ये काम कर लें। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये काम इनके लिए, ये काम इनके लिए, मिलकर टीम वर्क करना है। यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार एजेंट को परिणाम दिखाने के लिए फिर से दबाएं। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है कि भाई कोई देख नहीं पाया, कोई सुन नहीं पाया और वो कहते हैं कि भाई हमें फिर से देखना परिणाम, तो रिजल्ट फिर से दिखाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट कई बार मशीन दिखा सकती है। परिणाम नोट किए जाने के बाद परिणाम अनुभाग का कवर बंद करें और सीयू को स्विच ऑफ कर दें। तो जब आपका ये परिणाम बता दें, आप जब मतगणना अभिकर्ता परिणाम से संतुष्ट हो जाएं कि उन्होंने देख लिया है, आपने नोट कर लिया है, आपने जो संख्या है वो लिख ली है परिणाम में 17C के भाग 2 में, अब सीयू को स्विच ऑफ कर दीजिए और उसका बाहरी कवर जो खोला था उसे ज्यों कहते हो बंद कर दीजिए। जो एड्रेस टैग वगैरह निकाले थे आपने वो सारे उसी केस में रख दीजिए जिससे निकाले थे। अब आप 17C के परिणामों को सारणीबद्ध करें। गणना पर्यवेक्षक को 17C के भाग 2 में नोट किए गए परिणाम का मिलान करना है और जिसे आइटम नंबर 5 भाग 1 फॉर्म 17C में नोट किया गया है। मतलब जितनी वोट 17C के भाग 1 के बिंदु क्रमांक 5 में लिखी हैं, पूरा जो टोटल आएगा अपना वो उतना ही आना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद मतगणना पर्यवेक्षक को उस पर हस्ताक्षर करना होंगे। जैसे ही आपका ये 17C का भाग 2 तैयार हो जाए, आप मतगणना पर्यवेक्षक उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। टेबल पर उपस्थित उम्मीदवारों एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें और जब आपका ये टोटल लग जाए आप उस पर दस्तखत कर दो 17C के भाग 2 पर, तो मतगणना अभिकर्ता जो उपस्थित हैं या उम्मीदवार जो भी उपस्थित हैं उनके उस पर दस्तखत ले लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ वो आपको, वो भी 17C का भाग 2 कैसा होगा। इसके बाद उन्हें विधिवत पूर्ण 17C आरओ को सौंपना चाहिए। ठीक है, और फिर ये जब 17C तैयार हो जाए भाग 2 तो वो आरओ के पास चला जाएगा। आरओ खुद संतुष्ट करने के बाद 17C के भाग 2 में प्रति हस्ताक्षर करेंगे। अब क्या होगा कि जब आप ये सौंप देंगे आरओ को तो वहाँ से फोटोकॉपी होकर के आएगी, फिर आप मतगणना अभिकर्ताओं को उसकी एक एक प्रति बांट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले मतगणना अभिकर्ता के 17C के भाग 2 को भरकर काउंटर सुपरवाइज़र अपने दस्तखत करके मतगणना अभिकर्ताओं के दस्तखत करा लेंगे और फिर आरओ को सौंपेंगे, तो वहाँ से जो फोटोकॉपी आएगी फिर हम वितरित करेंगे मतगणना अभिकर्ताओं को। क्लियर है? इसके बाद 17C फॉर्म 20 में अंतिम परिणाम संकलित करने वाले अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। अभी आगे की प्रक्रिया है, ये आरओ करते रहते हैं, वहाँ 20 में संकलित होता है। पर्यवेक्षक 2 PS की समांतर गिनती करेंगे। माइक्रो पर्यवेक्षक की मदद से संतुष्ट होने के लिए फॉर्म 17C के साथ वोटों का मिलान। माइक्रो ऑब्जर्वर का क्या काम होगा इसके वीडियो में अलग से बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। व्यक्तिगत फॉर्म 17C के आधार पर आरओ निर्धारित प्रारूप में ग्राउंडवार विवरण तैयार करेंगे। अब आरओ क्या करेंगे, ये आरओ का काम है, आप अपनी मतगणना का काम कर चुके हैं। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद प्रत्येक उम्मीदवारों के खिलाफ राउंडवार मतदान की घोषणा करें ताकि हर कोई देख सके। ये सब काम आरओ के हैं, नीचे लिखे तीनों बॉक्स के। तो आपका काम तो हो गया है, आपने अपना 17C का भाग 2 भर कर दे दिया है, अपने दस्तखत कर दिए, मतगणना अभिकर्ता की दस्तखत कर दिए। अब थोड़ा इंतजार करिए, तो फोटोकॉपी जो होकर आएगी उसको आप मतगणना अभिकर्ताओं को बांट दीजिएगा। ये ईवीएम के आपके काम हो गए। अब देखिए ये 17C का भाग 2, आपको 17C का जो भाग 2 है जिसमें मतगणना का परिणाम तैयार करना है, ये इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों के नाम लिखे रहेंगे। मैंने यहाँ पर नाम को ठीक ब्लर कर दिया है ताकि कोई ऐसी बात ना हो,
जो गोपनीयता भंग वाली हो। तो यहाँ पर ये आपके नाम छपे हुए आएंगे। आपको तीसरे कॉलम से अपना काम शुरू करना। नियंत्रण यूनिट पर प्रदर्शित मतों की संख्या लिख देना है। भाग 1 के मद 5(1) के अनुसार कटौती किए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या। यदि मान लीजिए कोई ऐसा भाग 1 का जो आपका 17C का है उसमें कोई परीक्षण मत हैं, है ना, तो उनकी संख्या भी हमें यहाँ पर देनी है। ऐसा नहीं करना कि परीक्षण मत जो है कि सभी को एक एक डला है। अगर परीक्षण मत टेस्ट वोट डला है, किस कैंडिडेट को डला है, तो उसके सामने उसकी संख्या लिखनी है। और फिर विधिमान मतों की संख्या, ये 3 में से 4 जो है घट जाएगा तो यहाँ पर उसकी संख्या आ जाएगी। ये टेस्ट वोट का कॉलम है, ठीक है। टेस्ट वोट जो है 49 MA कहलाता है, ठीक है। बिंदु क्रमांक 5 पर प्रदर्शित रहता है भाग 1 में। अगर वहाँ कोई संख्या लिखी है तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि किस प्रत्याशी को कितने वोट डाले गए थे टेस्ट वोट के दौरान। तो आप उसी प्रत्याशी के संख्यांक और नाम के सामने उस टेस्ट वोट का जिक्र कर दीजिए, ठीक है। सभी के सामने नहीं लिखना है, और नहीं है तो ये कॉलम निरंक रहेगा, ठीक है। इसमें आप जो है नील लिखें। फिर इसके बाद यहाँ पर एक आपको टिप्पणी दी जाएगी और स्थान तारीख लिख देना है। गणना का CS मतलब काउंटिंग सुपरवाइज़र को यहाँ दस्तखत कर देना। ये टिप्पणी आप यदि आपको प्रिंटेड मिलती है, हमारे यहाँ तो प्रिंटेड दी गई है, तो इस टिप्पणी को आपको लिखना है। यदि ये नहीं दी गई तो आपको भाग 2 में ये टिप्पणी लिखना पड़ेगी। और प्रिंटेड आई है तो आपको केवल यहाँ CU का नंबर भरना है इस कॉलम में, ठीक है। और इस भरना है मतदान केंद्र का क्रमांक, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। ये टिप्पणी इस साल से भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार्ट की है लगवाना, ठीक। यहाँ पर जो गणना भी करता है उनके नाम और हस्ताक्षर ले लीजिएगा। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के अपने यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे ARO के, और तारीख और स्थान आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 17C का जो भाग 2 है, यहाँ पर जो आप योग लिखेंगे वो आपको अंकन के साथ साथ शब्दों में भी लिखना है। जितने वोट यहाँ पर हैं, ठीक, टोटल मत है ना, तो वो आपको यहाँ पर शब्दों में भी अंत में लिख देना है, ताकि कोई इशू ऐसा ना हो कि योग का कोई छेड़छाड़ हो। तो आप यहाँ शब्दों में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो योग आएगा टोटल वोट्स का, ये सबका नहीं लिखना है, टोटल वोट्स का शब्दों में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अंकन के साथ साथ शब्दों में। तो ये है 17C का भाग 2। इसे आपको फिल्ड करके, ठीक, मतगणना भी करता हूँ कि दस्तखत करा के ARO को सौंपना है। फिर वो फोटोकॉपी करा के देंगे तो वो आप मतगणना भी करताओं को बांट सकते हैं। मतगणना की प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शन क्या होगा, ये आप CU जब चालू करेंगे तो ऐसे कैंडिडेट्स के नंबर आएंगे, ये आपको वहाँ दिखाई देगा। जब आप CU ऑन करेंगे, रिजल्ट का बटन दबाएंगे तो आपको इसी तरह CD यानी कैंडिडेट लिखा आएगा, ठीक है। कैंडिडेट 1 और फिर 3 4 ऐसे लिखे आएंगे, और 16 कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट होंगे उनके रिजल्ट्स प्रदर्शित होंगे, और बाद में एंड हो जाएगा। CU से जुड़े कुछ विशेष प्रकरणों को समझ लीजिए कि उसमें क्या करना है। नंबर पहला, ठीक, CU से जुड़े विशेष ARO को तुरंत रिपोर्ट करें। देखिए, ARO और ARO को तुरंत रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल घबरा जाएं और तुरंत ARO के पास पहुंच जाएं। आपको विवेक से, धैर्य से काम लेना है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। मतगणना के दौरान CU काम ना करे तब आपको ARO की मदद लेनी है। मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा CU का क्लोज बटन नहीं दबाया गया, उम्मीदवारों, उनके एजेंट द्वारा सील मतगणना प्रक्रिया आदि से संबंधित कोई भी संदेह जारी किया गया है। यदि CU कम बैटरी का काम नहीं कर रही है तो बैटरी बदलें और आगे बढ़ें। पहला प्रकरण देखिए, यदि CU पर परिणाम प्रदर्शित ना हो तो VVPAT पर्चियों की गिनती की जाएगी। यदि किसी मतदान केंद्र में प्रयोग की गई CU में परिणाम प्रदर्शित नहीं हो रहा तो ऐसे CU को कैरिंग केस में रखकर ARO को सुपर्द किया जाएगा। अन्य EVM से मतगणना जारी रहेगी, मतलब आगे की जो पोलिंग स्टेशंस की EVM आएंगी उनसे मतगणना जारी रहेगी। इसे एक तरफ रख दिया जाएगा। ऐसे CU से परिणाम सहायक प्रदर्शन इकाई या प्रिंटर का उपयोग करके पुनः प्राप्त नहीं किया जाएगा। सभी नियंत्रण इकाइयों से मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात संबंधित VVPAT की मुद्रित पेपर पर्चियों को आयोग द्वारा निर्धारित मतगणना प्रक्रिया के अनुसार गणना के लिए लाया जाएगा। तो ऐसी मशीन ARO के पास चली जाएगी। बाद में ऐसी मशीनों को VVPAT की पर्चियों से गिना जाएगा मतों को। इसके उपरांत COER 1961 के नियम 56D के तहत VVPAT की मुद्रित पर्चियों की गणना की जाएगी। और फिर ऐसे CU जो कि खराब हो चुकी हैं, किसी स्थिति में डिस्प्ले नहीं दे पा रही हैं, तो वह VVPAT के माध्यम से VVPAT की पर्चियों के माध्यम से उनके मतों को गिना जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन गिनती का काम वही मतगणना दल करेगा जिस मतगणना टेबल पर यह CU पहुंची है।
सीयू से जुड़े विशेष प्रकरण। सीयू पर दिनांक, समय, स्टैंपिंग वास्तविक तिथि समय के अनुरूप नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी सीयू है जिस पर जो समय आ रहा है वो भिन्न है, तो ये पीठासीन के अधिकारी की डायरी में और मॉक पोल के सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। मतदान शुरू होने समाप्त होने की तारीख और समय विसंगति के मामले में प्रक्रिया क्या करेंगे आप? उपरोक्त मामले में समय अंतर की तुलना मॉक पोल प्रमाण पत्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा नोट की गई तारीख और समय के साथ की जाएगी। तो इस स्थिति में फिर मॉक पोल का सर्टिफिकेट लाया जाएगा और टाइम मिलाया जाएगा। यदि मॉक पोल के दौरान तारीख और समय का अंतर मतगणना के दौरान मतदान शुरू होने और समाप्ति की तारीख और समय के अंतर से मेल नहीं खाता तो ईवीएम को अलग रखा जाएगा और मामले को निर्णय के लिए आरओ और एआरओ को भेजा जाएगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं आती, लेकिन अगर आ जाए तो फिर वो अलग रख देंगे मशीन। दूसरी ओर यदि यह मेल खाता है तो विसंगति को उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों को समझाया जाएगा और ईवीएम में डाले गए मतों की गणना सामान्य तरीके से कर दी जाएगी। तीसरा केस, यदि सीयू और प्रारूप 17 में कुल मतों का योग समान ना हो। अब आपने टोटल का बटन दबाया, टोटल का बटन दबाने पर सीयू में मत आ रहे हैं 650 और अगर आपने 17 का पहला भाग देखा उधर लिखे हैं 660, तो अब ये मिलान नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है? यदि सीयू में प्रदर्शित कुल मत प्रारूप 17 में उल्लिखित कुल मतों के साथ मेल नहीं खाते तो सीयू को कैरिंग केस के अंदर वापस रखें और आरओ के सपोर्ट कर दें। अन्य ईवीएम से गणना जारी रखें। मतलब उस सीयू को अलग रखो, एआरओ को सूचित करो और जो फिर आपकी अन्य ईवीएम आएगी ठीक मतगणना में उसकी आप गणना जारी रखेंगे। विधानसभा चुनाव में सीयू मतगणना के सभी नियमित राउंड पूरे होने के बाद यदि जीत का अंतर संबंधित मतदान केंद्र में डाले गए कुल मतों से अधिक है तो ऐसे मतदान केंद्रों की मतों की गणना के बिना परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि मार्जिन संबंधित मतदान केंद्र में डाले गए कुल वोटों के बराबर या कम है तो ऐसे मतदान केंद्र के लिए वीवीपैट पेपर स्लिप की गणना की जाएगी। यानी फिर एक बार वीवीपैट पेपर स्लिप की गणना की जाएगी, लेकिन केस लिखा है यदि मार्जिन संबंधित मतदान केंद्र में डाले गए कुल वोटों के बराबर या कम है तब। लोकसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में सीयू मतगणना के सभी नियमित दरों को पूरा होने के बाद यदि जीत का अंतर संबंधित मतदान केंद्र में डाले गए कुल वोटों से अधिक है तो ऐसे मतदान केंद्र की वोटों की गिनती के बिना परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि मार्जिन संबंधित मतदान केंद्र में डाले गए कुल वोटों के बराबर या कम है तो ऐसे मतदान केंद्र के लिए वीवीपैट के मत पर्चियों की गणना की जाएगी, फिर घोषणा की जाएगी परिणाम की। जब उपरोक्त अनुसार वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना की जाएगी तो पेपर स्लिप गणना के परिणाम को संबंधित उम्मीदवारों के खाते में जोड़ा जाएगा और तदनुसार परिणाम संकलित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई ऐसा प्रकरण आता है तो आपको ही वीवीपैट से पर्चियों की गणना करनी पड़ेगी उसी मतगणना दल को जो जिस पर ये सीयू पहुंची है। ठीक, इसलिए कैसे होगी वो वीवीपैट से उसको भी मैं आगे बताऊंगा। चलिए अब जानते हैं अपन वीवीपैट पेपर स्लिप से गणना प्रक्रिया। ठीक है कि वीवीपैट स्लिप से आप कैसे गणना प्रक्रिया करेंगे। यहाँ एक प्रकरण और शेष रह गया, क्लोज बटन। ये यदि क्लोज बटन नहीं दबाया गया है, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के उपरांत क्लोज बटन नहीं दबा पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सीयू डिस्प्ले में इनवैलिड प्रदर्शित हो रहा है और आपने जैसे ही टोटल दबाया, टोटल दबा करके आपने सीयू में जो कुल मत दिखाई दे रहे हैं यदि उनका मिलान 17 सी के पहले भाग से हो रहा है और फिर आपने रिजल्ट बटन दबाया और रिजल्ट बटन दबाने पर सीयू पर आ रहा है इनवैलिड, तो इनवैलिड से घबराए नहीं बिल्कुल भी। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सीयू के क्लोज बटन को नहीं दबाया गया था तो रिजल्ट बटन दबाए जाने पर सीयू पर संदेश इनवैलिड होगा। ऐसे मामले में सीयू में डाले गए कुल वोटों को देखने के लिए सीयू का टोटल बटन दबाएं। यदि प्रारूप 17 में उल्लेखित सीयू में डाले गए कुल मत सीयू में डिस्प्ले में प्रदर्शित कुल मतों के बराबर हैं तो मतगणना पर्यवेक्षक यानी काउंटिंग सुपरवाइजर को कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबा देना चाहिए। अब आप एआरओ और आरओ के पास नहीं दौड़ेंगे, ये अधिकार आपको हैं काउंटिंग सुपरवाइजर को। यदि 17C और सीयू में जो प्रदर्शित मत प्रदर्शित हो रहे हैं यदि वो समान है तब आप क्लोज का बटन दबा करके परिणाम प्राप्त करने के लिए रिजल्ट बटन दबाकर गणना आगे आपको बढ़ा देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको एआरओ और आरओ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गतिविधि कार्रवाई से अभ्यर्थी गणना विकर्ता को अवगत कराते हुए कार्यवाही रिकॉर्ड पर उनके हस्ताक्षर ले लें। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उस चीज़ को लिख दें, उसी में भाग 2 के परिणाम में टिक लगा दें और फिर ये उनके दस्तखत तो वो करेंगे। चलिए, तो ये वो प्रकरण होगा जो आपने समझ लिया। वीवीपैट पेपर स्लिप से गणना की प्रक्रिया क्या है ये समझ लीजिए जल्दी से। वीवीपैट पेपर स्लिप काउंटिंग प्रत्येक विधानसभा हेतु पूर्व से निर्धारित एक ही टेबल पर वीसीवी में बारी बारी से की जाएगी। तो एक चैम्बर बनाया जाएगा वीवीपैट की पर्चियों को गिनने का, उसे वीसीवी कहते हैं।
ठीक है, वीवीपैट काउंटिंग बॉक्स कहलाता है वो। यदि गणना हेतु एक अधिक हाल निर्धारित है तो वीसीवी उस कमरे में बनाई जाएगी जिसमें आरओ बैठे हैं। तो वीसीवी हेतु उसी टेबल का उपयोग किया जा सकता है जहां सीयू से गणना की जा रही है। स्लिप काउंटिंग हेतु उसी टेबल पर नियुक्त गणना स्टाफ को ही लगाया जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी मामले में यदि वीवीपैट के पेपर स्लिप की काउंटिंग होनी है तो वही गणना स्टाफ जाएगा, इसलिए उस गणना स्टाफ को वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में भी जानना है कि कैसे वो पेपर स्लिप को गिनेंगे। वीसीवी बैंक कैशियर काउंटर जैसा बनाया जाएगा, बिल्कुल बैंक का काउंटर होता है जैसे वैसे बनाया जाएगा। उसका आकार लिखा है, उसकी छत पर कैमरा लगाया जाएगा। वीवीपैट पर्चियों से मतगणना ये 3 तरह की स्थितियों में होती है। सर्वप्रथम किसी तकनीकी कारण से सीयू से परिणाम प्रदर्शित ना हो रहा हो तो मॉक पोल डाटा क्लियर नहीं होने पर, है ना, या किसी ने मॉक पोल का डाटा क्लियर नहीं किया, उस स्थिति में नियम 56D के तहत रिटर्निंग अधिकारी को आदेश देने पर 56D एक नियम होता है जिसमें उम्मीदवार किसी मतदान केंद्र की वीवीपैट की पर्चियों से अपने मतों का मिलान करवाना चाहता है तो 56D के तहत भी हो सकता है। संपूर्ण ईवीएम मतगणना की समाप्ति के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लाठी द्वारा रैंडमली चयनित 5 मतदान केंद्र की पर्ची की अनिवार्य सत्यापन हेतु। तो भाई क्या होगा कि जब मतगणना की समाप्ति के बाद ईवीएम की मतगणना की समाप्ति हो जाएगी तो लॉटरी से 5 मतदान केंद्रों निकाले जाएंगे। उन 5 मतदान केंद्रों की जांच जो है वो वीवीपैट की पर्चियों से की जाएगी। इसमें आपका भी कोई मतदान केंद्र हो सकता है जो मतगणना टेबल है तो आपको ही कराकर उसको जाना पड़ेगा, जो मतगणना दल स्टाफ उसमें लगा है, तो ये रैंडमली निकाली जाएंगी। इसमें क्या करना है, क्या व्यवस्था होंगी। वीवीपैट मतगणना बूथ टेबल में एक पारदर्शी कंटेनर होगा जिसमें वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई लगभग 1400 मत पर्चियों को आसानी से रखा जा सकेगा। तो पहले पूरी पर्चियाँ निकालना है, वीवीपैट से एक ड्रॉप बॉक्स में डालनी है। एक पारदर्शी प्लास्टिक बॉक्स में ढक्कन भी होगा जिसमें पिजन होल की संख्या उम्मीदवारों की संख्या +2 के बराबर होगी। अतिरिक्त पिजन होल के छेद क्रम से वीवीपैट की स्वयं परीक्षण पर्चियों नोटा की मतपत्र पर्चियों को रखने में प्रयोग की जाएंगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह को उसकी आवंटित की गई दीवार पर चिपकाया जाएगा। तो आपके बॉक्स में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी एक अभ्यर्थियों की सूची भी चिपकी रहेगी संख्यांक के सहित। संबंधित मतदान केंद्र की वीवीपैट इकाइयों को एक एक करके वीसीवी बूथ में लाया जाएगा। यदि उस मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र के दौरान वीवीपैट इकाई को बदल दिया गया था तो उस मतदान केंद्र पर उपयोग की जाने वाली सभी वीवीपैट इकाइयों को वीसीवी में लाया जाएगा। मान लीजिए कहीं पर वीवीपैट खराब हो गया था तो वहाँ दूसरा वीवीपैट लगाया गया, तो ऐसी स्थिति में आपके पास 2 वीवीपैट आएंगे। कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों वीवीपैट की पर्चियों की गणना करनी है। मतगणना दल एड्रेस टैग की जाँच कर पुष्टि करेगा कि वीवीपैट इसी मतदान केंद्र की है। अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ताओं को वीवीपैट के सीरियल नंबर का मिलान करने की अनुमति देगा। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स के दोनों एड्रेस टैग को हटाकर ड्रॉप बॉक्स की सील को खोल लें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी मुद्रित मतपर्चियों को हटा दें, उन्हें ढक्कन के साथ कंटेनर में रख दें। मतगणना पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स के अंदर कोई वीवीपैट पर्ची ना बची। जब वीवीपैट की पर्ची आप निकालो तो एक हाथ डाल के भी देख लेना कि अंदर कोई पर्ची तो नहीं रह गई। खाली ड्रॉप बॉक्स को मतगणना अभिकर्ताओं को दिखा दीजिए। यदि वीवीपैट इकाई को बदल दिया गया था तो ऐसा हो सकता है कि एक बिन कटी वीवीपैट पर्ची आंशिक रूप से कटी हुई पर्ची लटक रही हो और ड्रॉप बॉक्स में ना गिरी हो और अभी भी पेपर रोल से जुड़ी हो। इस तरह की बिन कटी वीवीपैट पेपर स्लिप को फाड़ा नहीं जाना चाहिए, उसकी गिनती नहीं किए जाना चाहिए क्योंकि सीयू में वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज नहीं होता जब तक वीवीपैट पेपर स्लिप कटकर नहीं गिर जाती। तो जो पेपर स्लिप टंगी हुई है उसको आप खींचकर अलग करके उसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो वोट जो है वो सीयू में दर्ज नहीं हुआ है, उसको वैसे ही लटका रहने दें, आप कोशिश ना करें उसको निकालने की। क्लियर है। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में स्वयं परीक्षण रिपोर्ट की पर्चियां भी होंगी। अब वीवीपैट में टेस्टिंग पर्चियां भी निकलेंगी। मान लीजिए वीवीपैट एक से अधिक बार चालू किया गया, बंद किया गया, तो टेस्टिंग पर्चियां अलग होती हैं। उन पर कोई उम्मीदवार का चिन्ह नहीं होता, आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनमें ना तो किसी उम्मीदवार का नाम होता है ना ही चुनाव चिन्ह, वो अलग दिख जाएंगे, उनको अलग कर लीजिए। इन 100 परीक्षण पर्चियों को रिकॉर्ड के हिस्से में वीवीपैट पेपर पर्चियों के साथ संरक्षित रखा जाएगा, लेकिन उन्हें गिना नहीं जाना है। मत पर्चियों को एक एक करके अलग मतगणना एजेंटों को पर्ची दिखाने के बाद संबंधित उम्मीदवार के बॉक्स में, तो आपके सामने बॉक्स बने रहेंगे, जितने अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं उतने बॉक्स बने रहेंगे, बस आपको दिखाते हुए पर्ची उस बॉक्स में डालते जाना है। स्वयं परीक्षण रिपोर्ट पेपर स्लिप को अलग से इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए अलग बॉक्स में रखें। तो जो टेस्टिंग पर्ची है उसके लिए एक अलग बॉक्स बना होगा अभ्यर्थियों के बॉक्स के बाद, तो उसमें डाल दीजिए टेस्टिंग पर्चियों को, बता दीजिए ये वो पर्चियाँ नहीं हैं।
इसके उपरांत संबंधित उम्मीदवारों की 25 मतपत्रों की पर्चियों के बंडल मतगणना के लिए तैयार किए करें। तो जब आपके ये सब अलग हो जाएं अभ्यर्थी वाइज, तो उनके 25-25 के मतपत्रों की पर्चियों के बंडल रबर बना करके रख लें, है ना। एक साथ ना गिने, पूरे 25-25 के सभी लोग बंडल बना के रबड़ करके उसमें डाल दें, फिर एक साथ गिनती करेंगे। इसके बाद मतगणना कर्मियों द्वारा वीवीपैट मत पर्चियों की गणना की जाएगी। वीवीपैट मत पर्ची गणना का परिणाम निर्दिष्ट प्रारूप में तैयार किया जाएगा और फॉर्म 17 के भाग 2 के साथ संलग्न कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक अलग फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये मत लिखने कि इसको कितने पर्चियों से मत मिले हैं। प्रत्येक वीवीपैट की वीवीपैट मत पर्चियों को अलग अलग एक एक करके गणना की जाएगी। प्रत्येक वीवीपैट का परिणाम फॉर्म 17 के साथ संलग्न अनुलग्न में अलग से दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद उस विशेष मतदान केंद्र के सभी परिणामों को मिलाकर एक अंतिम परिणाम पत्र तैयार किया जाएगा और इसे फॉर्म 17 के साथ भी संलग्न किया जाएगा। बाद में वीवीपैट मत पर्चियों की गणना पूरी होने के बाद सभी वीवीपैट मत पर्चियों के बंडलों को एक लिफाफे में रखा जाएगा, सील कर दिया जाएगा। इसी तरह अन्य सभी वीवीपैट जिनकी गणना नहीं की गई है की मत पर्चियाँ भी निकाली जाएंगी और लिफाफे में अलग से सील की जाएंगी, ठीक है। उम्मीदवार उनके एजेंटों के एड्रेस टैग पर पार्टी के संक्षिप्त नाम के साथ अपने हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी जा सकती है। तो जहाँ ये सीलिंग होगी तो मतगणना भी करता भी, ठीक है, उम्मीदवार जो है वो भी दस्तखत कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा गणना का प्रक्रिया, जिसमें आपने वीवीपैट और जिसमें आपने ईवीएम से गणना को सीखा और सीयू के विशेष प्रकरणों को भी। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी वीडियो को देखते रहें और कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आप अपनी आशंकाओं, अपने प्रश्नों को दूर कर सकते हैं। सभी को नमस्कार।